एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ गए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या हमने आज लिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो युद्ध है, ये पहला है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाऊंगा बाद में। पहले मैं एक आपको ये समझा देता हूँ, कर्नाटक वाला। ठीक है, कर्नाटक क्या है। तो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। जो कर्नाटक में युद्ध होता है, तो उस कर्नाटक के युद्ध का तात्कालिक, पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था एग्जाम में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध का, पहले तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे इसमें कि कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछा था कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ था, और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये बिहार में या यूपी तीसरे में पूछा गया है कि कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो जो कर्नाटक का युद्ध है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य होता है। याद रखना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य होता है। ये तो कर्नाटक का युद्ध हो गया। कर्नाटक के युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, देखिए कारण तो बहुत से ना कर्नाटक युद्ध होने के। हर फ्रांसीसी कंपनी और क्या नाम है ब्रिटिश कंपनी, ये दोनों ये चाहते थे कि हम एक का प्रभुत्व भारत में समाप्त कर दे और एक कायम हो जाए, हमारी शक्ति कायम हो जाए, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। क्योंकि जब कंपनी आई थी भारत में तो व्यापार करने के उद्देश्य आई थी और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य आई थी। तो कंपनी यही चाहती थी कि हम हमारा प्रभुत्व बन जाए, हम शक्तिशाली हो जाएं और दूसरे को हम नीचा कर दें, उनका हरा दें, जिससे कि सारा जो व्यापार पे अधिकार किसका हो जाए, हमारा हो जाए। तो कर्नाटक का युद्ध की और भी कई परिस्थितियां थी, लेकिन जो इंपोर्टेंट, देखिए तात्कालिक कारण पूछा गया है। कई आप ना क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये होता कि ये कर्नाटक युद्ध के मुख्य कारण क्या गए थे तो हम मुख्य कारण को बताते, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कर्नाटक का युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक का मतलब होता है जस्ट अभी करंट में जो घटना घटी है उसका कारण बताइए। तो कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया था, तो फ्रांसीसी थे। देखिए मतलब व्यापार तो दोनों कंपनियां कर रही थी, अंग्रेज लोग भी कर रहे थे, फ्रांसीसी भी कर रहे थे। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ही फ्रांसीसियों के जो कुछ जहाज होते हैं व्यापार करने वाले, वो जहाज आते हैं। उन जहाजों पर अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अधिग्रहण कर लेते हैं, मतलब उन पे कब्जा कर लेते हैं। याद रखना कि जो फ्रांसीसी के कुछ जहाज आते हैं, तो फ्रांसीसियों के जहाजों पर जो अंग्रेज होते हैं वो अपना कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण कर्नाटक का युद्ध होता है। तो तात्कारण पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और आया है कर्नाटक से कि कर्नाटक का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो कर्नाटक युद्ध है, इस कर्नाटक युद्ध का भारत की राजनीति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें कर्नाटक के युद्ध के होने से कुछ चीजें हमारे सामने उभर कर आती हैं। एक तो पहले ये उभर कर आती है जब कर्नाटक का युद्ध होता है कि भारत के जो राजा महाराजा थे या नरेश लोग थे, नरेश का मतलब नाराज महाराजा शासक, उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। अब आप ही सोचिए कि भारत की ही भूमि पर कर्नाटक का युद्ध हो रहा है, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज दो विदेशी कंपनियां आके अपने भारत के अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ाई कर रही हैं। ठीक है, और उसमें दूसरी ही विदेशी कंपनी जीत रही है और भारत के ही क्षेत्र में। तो एक तो ये उभर कर आता है कि भाई कर्नाटक का जब युद्ध होता है तो उससे ये पता चल जाता है कि भारतीय नरेशों की स्थिति है बहुत ज्यादा कमजोर है। भारतीय राजनीति की जो हालत है इस टाइम बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत अच्छी कंडीशन में भारतीय राजनीति नहीं है। दूसरा एक चीज हमें और देखने को मिलती है कर्नाटक के सोच से, वो हमें ये मिलती है कि जल शक्ति। जल शक्ति का मतलब वाटर पावर, और वाटर पावर मीन्स कि जो जल की सेना है, नौसेना जिसको बोलते हैं, नौसेना जिसकी अच्छी है, जिसकी शक्तिशाली है, वही भारत पे विजय प्राप्त कर सकता है। इसी में आप देखेंगे कि भाई फ्रांसीसी व्यापार कर रहे हैं ना समुद्र से, और अंग्रेज भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पास में सेनाएं हैं। तो अगर फ्रांसीसियों के जहाजों पर कोई दूसरी सेना अधिकार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जिसने अधिकार किया है वो शक्तिशाली है, और जिसके जहाजों पे किया गया है वो क्या है, कमजोर है। तो ये कारण था फ्रांसीसियों का। और भारत की राजनीति पे कर्नाटक के युद्ध का कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्लासी के युद्ध पे पड़ता है, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए मैंने पहले कर्नाटक का युद्ध बताया था, बाद में प्लासी का युद्ध बताऊंगा। ठीक है, तो दो चीजें निकल के आती हैं कि भारतीय राजनीति बड़ी की जो हालत है बहुत जर्जर स्थिति में है, और इसके जो नायक हैं वो भी ज्यादा सही नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। और जिसकी जल शक्ति अच्छी है वही भारत पे विजय प्राप्त कर सकता है या अपने व्यापार पे अधिकार स्थापित कर सकता है जिसकी जल शक्ति ज्यादा अच्छी है। तो इसमें को मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कर्नाटक के युद्ध पे मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी फैक्ट है इस पे ज्यादा अधिकतर। ठीक है, तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब होता है इसकी पावर को बढ़ा दिया था। अब जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत में शक्तिशाली हो रही थी। प्रभुत्व का मतलब है कि निर्णय लेने के लिए वो काबिल हो रही थी, धीरे धीरे निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रही थी भारत की राजनीति पे, और भारत के बाहरी और आंतरिक निर्णय में हस्तक्षेप करना
शुरू हो गया था। प्रभुत्व का मतलब वही है कि पूछा गया था कि ऐसा कौन सा युद्ध भारत के अंदर हुआ था जिस युद्ध के द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका अधिकार क्षेत्र भारत में बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि वो भारत के आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी। यह प्रभुत्व को स्थापित प्रारंभ हो गया था। तो देखिए प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी का जब युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद में क्या होता है कि जो कंपनी है उसका प्रभुत्व भारत में बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये भी पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है, शायद छोटा दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ 23 जून सन 1757। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि जो प्लासी का युद्ध होता है वो 23 जून 1757 ईस्वी में होता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है छोटा, नहीं दिख रहा है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का देखिए कर्नाटक का युद्ध हुआ था तो कोई ज्यादा राजनीति पे प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध डियर फ्रेंड भारत की राजनीति पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाके खड़ा करता है। हालांकि प्लासी का जो युद्ध होता है वो एक छल कपट का है, ठीक है, उसके द्वारा होता है, छल कपट के द्वारा हम कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध सामने सामने होकर एक शक्तिशाली सेनाओं के बीच में नहीं हुआ था, एक छल कपट के द्वारा प्लासी के युद्ध को जीता गया था। तो इसका महत्व काफी है, लेकिन वैसे हम कहें कि ज्यादा महत्व वो कुछ नहीं है, लेकिन इसका महत्व काफी हमें ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसके है सिराजुद्दौला, ब्रिटिश कंपनी सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला पे आक्रमण कर देते हैं, तो लड़ाई लड़ने की चलते हैं, तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हो जाता है और सिराजुद्दौला का एक सेना नायक होता है मीर जाफर, ठीक है। तो मीर जाफर क्या करता है, अंग्रेजी सेना से मिल जाता है, अंग्रेजी सेना से मिल जाता है और मिलने के बाद में वो सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो युद्ध है ना धोखा छल कपट के द्वारा ही जीता गया था। तो मीर जाफर को ज्यादा खास युद्ध नहीं लड़ता है, शीतल रहता है बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब कौन बनाता है, अंग्रेज बनाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीर जाफर है अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह जाता है, जो काम मतलब अंग्रेज कहते हैं वही वो करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ़ गया है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है। जब और इसके साथ में जब मीर जाफर और कंपनी के बीच में कई ऐसे होते हैं, संधि होती है जिसमें मीर जाफर को काफी रुपया देना होता है कंपनी के लिए। जो कंपनी को प्लासी के युद्ध से रुपया मिलता है, संधि के द्वारा रुपया मिलता है, उस रुपए को वो दक्षिण में फ्रांसीसी को हराने में लगा देती है। अब आप सोच सकते हैं भारत का रुपया भारत के ही क्षेत्रों को जीतने में लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तभी कहा जाता है प्लासी के युद्ध से ही कुछ विद्वानकार ये कहते हैं कि भाई अब से ही भारत में क्या है, अंधकारमय युग की इससे प्रारंभ हो जाता है, कि भारत में अंधकारमय युद्ध जो होता है प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंधकारमय युग की शुरुआत कब होती है, तो आंसर देंगे कि जो प्लासी के युद्ध के द्वारा ही उसको, जब प्लासी का युद्ध होता है तो हम कह सकते हैं कि भारत में अंधकारमय युग प्रारंभ हो जाता है। और एक और शब्द कहा गया है इसके लिए कि प्लासी के युद्ध से ही भारत में आधुनिकता का क्या है, थोड़ा सा भारत में प्लासी के युद्ध से ही मध्यकालीन की जो मध्यकाल है वो समाप्त हो जाता है और अब भारत आधुनिकता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये प्लासी का युद्ध है। और प्लासी के युद्ध से कई चीजें हमारे सामने को उभर कर सामने आती हैं कि एक तो ये है कि भारतीय राजनीति की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब उस पर कोई भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसीलिए अब जो क्या नाम है ब्रिटिश कंपनी थी, अब वो ब्रिटिश कंपनी व्यापार के साथ साथ में राजनीति में भी क्या करने लगती है, हस्तक्षेप करने लगती है। बाकी तो बहुत और डिस्कस कर सकते हैं प्लासी के युद्ध पे, लेकिन ये फिर हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतना मेरे हिसाब से काफी मैंने आपको बता दिया, फिर पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के क्या क्या कारण थे, कि भाई ऐसा क्या कारण थे जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो सफल हो जाती है। तो ऐसे क्या कारण रहे थे भारत में कि ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो जाती है, तो इसके कई कारण थे। पहला जो ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 1994 में पूछा गया है। पहला जो कारण है डियर फ्रेंड वो है ये कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी का होना। बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत के जितने भी राज्य थे, जितने भी राजा महाराजा थे, नरेश थे, शासक थे, मुगल शासक थे, ठीक है, उन सब में किसी में राष्ट्रीय भावना नहीं थी, कि जो पूरा भारत है उस भारत के लिए किसी के अंदर प्रेम भावना नहीं थी। हर कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए, एक उसका क्षेत्र है बस उसी क्षेत्र के लिए लड़ाई करते थे, उसी क्षेत्र के लिए रहना होता था, खाना पीना सब उसी क्षेत्र के लिए होता था, पूरे देश के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो पहले कमी तो यही थी। और ब्रिटिश जो कंपनी पूरे देश को लेकर चलती थी, है ना।
तो यही कमी थी इसमें, भारत में पहली कमी तो यही बहुत इंपॉर्टेंट कमी थी। इसके बाद आता है कि कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण तथा उन्नत हथियार थे। देखिए जो कंपनी की सेना थी, नौसेना, और जो कंपनी की सेना थी उनके पास में और पश्चिमी यूरोप के जो प्रशिक्षण मिला हुआ था कि उनकी जो सेना थी बहुत अच्छी खासी प्रशिक्षित की हुई थी लड़ने के लिए। और दूसरी बात, उनके पास बहुत उन्नत किस्म के हथियार भी थे, तोप था, बंदूक थी। और भारत के पास में क्या था, वही तीर कमान, भाला, तलवारें, इसके द्वारा युद्ध करते थे। फिर जब आप देखेंगे भारत यूरोप में पुनर्जागरण आया था तो वहां औद्योगिक क्रांति भी आगे बढ़ी थी, नए नए किस्म के हथियार भी बनने शुरू हो गए थे, गाड़ियां, वाहन वगैरह भी बनना शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के पास में जो सेना थी वो कमजोर सेना थी, और यूरोपियों के मतलब ब्रिटिश के पास में जो कम सेना है बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, और उनके पास में उन्नत किस्म के हथियार भी थे। दूसरा क्या है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता का अभाव भी था। देखिए जब मतलब भारतीय के राजाओं में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं है तो भाई सैनिकों के पास में कैसे हो सकती है। और जब सैनिक ही, अब जैसे आप वर्तमान समय देख लीजिए, जो भारतीय सैनिक हैं वो पूरे देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन पहले जो भारतीय सैनिक थे वो अपने एक क्षेत्र के लड़ा करते थे, पूरे भारत के लिए नहीं लड़ते थे, और उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। और एक कमी ये भी देखी जाती है इन भारतीय सैनिकों को लेकर कि जो इनको रुपया देता था वो अपने तरफ से इनको लड़ाई लड़वाना शुरू कर देता था। तो इसके मतलब कह सकते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, लालची थे वो सैनिक, ठीक है। तो जो भारतीय सैनिक थे इनके पास में लालच था, इनको जो रुपया देता था उसके द्वारा उसके तरफ से युद्ध लड़ना शुरू कर देते थे। तो ये मेन रीजन था। इसके बाद है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे। देखिए जो फ्रांसीसी है वो दक्कन में एक अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करना चाहते थे ब्रिटिश के खिलाफ में, लेकिन वो अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए थे। उसका रीजन पूछा गया है, तो उसका रीजन था कि अंग्रेज की जो फौज है ना बहुत शक्तिशाली थी। अंग्रेज की जो फौज होती है बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए वो फ्रांसीसी को हरा देते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में अपना जो शक्ति आंदोलन स्थापित करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाते हैं बस। तो जेम्स प्रथम का राजदूत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम, याद रखना, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में भारत जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन सा था। तो अब क्या है, एक जेम्स प्रथम के शासनकाल का एक राजदूत होता है जो भारत आता है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में आता है जहांगीर के समय में, तो वह कौन था, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो होता है जेम्स प्रथम का शासन के काल का राजदूत होता है जो 1615 ईस्वी में भारत में आता है, ठीक है। और उस समय का अगर देखिए, अब इस क्वेश्चन कैसे कोई पूछेगा, हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए कि सर टॉमस रो आया था किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। याद रखना इसको कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था, 1615 ईस्वी में आया था, ठीक है। कर्नाटक जो तो मैं समझा चुका था। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में समाप्त हो गया कब से, मतलब फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है भारत में वो किस युद्ध के द्वारा भारत में समाप्त हो गया, किस युद्ध से, यहाँ लिख सकते हैं किस युद्ध से। तो किस युद्ध से समझ होता है, देखिए बांडीवास का युद्ध होता है, बांडीवास का, और इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं बांडीवास के युद्ध पे। तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के मध्य एक बांडीवास का युद्ध होता है जिसके समाप्त होने पर फ्रांसीसी हार जाते हैं, और फ्रांसीसी बांडीवास के युद्ध में जब हारते हैं तो वहीं से फ्रांसीसियों का जब प्रभुत्व होता है भारत में वो डिक्लाइन कर जाता है, खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि बांडीवास का जो युद्ध होता है 1760 ईस्वी में होता है। सर आयरकूट, अंग्रेजी एक शासक है, सेना नायक सर आयरकूट, ये अपनी सेना लेकर पहुंचता है ब्रिटिश फ्रांसीसी का एक सेना नायक होता है बुस्सी के खिलाफ, और बुस्सी को हरा दिया जाता है और बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है। तो इस तरीके का ये बांडीवास के युद्ध में होता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, बांडीवास के युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है वो खत्म हो जाता है और फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। देखिए फ्रांसीसी जो कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, उस फ्रांसीसी कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो कॉलबर्ट को वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का। हालांकि और भी कई वायसराय, कई गवर्नर आए थे फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से, लेकिन जो प्रमुख, जो देखिए वास्तविक संस्थापक उसको माना जाता है जो बहुत ज्यादा प्रमुख कार्य करता है। तो जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है वास्तविक माना जाता है कॉलबर्ट के लिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लेके हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, याद रखना इसको। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को, क्लियर है। भारत में डचों के पराजय का कारण था, देखिए भारत और डच भी क्या है, व्यापारी कंपनी है, व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। तो भारत में डचों के पराजय का क्या कारण था, मुख्य कारण पूछा गया है, तो कमजोर समुद्री शक्ति। देखिए जो डच है ना, डच के पास में जो कमजोर समुद्री शक्ति होती है, मतलब नौसेना जो होती है डचों की बहुत कमजोर होती है, ब्रिटिश के खिलाफ वो टिक नहीं पाती है। इस प्रकार से भारत में डचों की पराजय हो जाती है।
क्लियर है यहाँ तक। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का मुख्य कारण क्या था? सब असफल हुए हैं और उनका कहीं ना कहीं कारण जो है नौसेना ही है, ठीक है, और जो असफल हुए हैं और कुछ उनके देश से उनको सहयोग ना मिलना है। तो भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी, देखिए ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी कमजोर नहीं थे, अच्छे खासे थे, लेकिन उसकी असफलता फ्रांसीसी की हो जाती है। इसका आपका मुख्य कारण पूछा गया है, और भी कई कारण थे लेकिन मुख्य कारण से पूछा गया है। मुख्य कारण आपका है कि अल्प राजकीय सहयोग। अल्प राजकीय सहयोग का मतलब है कि जो फ्रांसीसी हैं उनको अपने जो उनका मूल राज्य था, मूल देश था फ्रांस, वहां से कोई इस कंपनी को सहायता नहीं मिल रही थी। अब वहां ब्रिटेन को देख लीजिए, ब्रिटेन को तो शुरुआत से ही पूरा सहयोग मिला है वहां के शासकों का, है ना। तो ये भी एक चीज कि जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी को उनका कोई मतलब उनका जो राज्य है, उनका जो देश है, राज्य और देश का मतलब एक ही होता है, ठीक है। भारत यूपी का जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मैंने पॉलिटी को पढ़ाया था, राज्य में क्या डिफरेंट है। तो जो अल्प राजकीय सहयोग मिलता था उनको ज्यादा सहयोग नहीं दिया गया फ्रांसीसियों को, तो ये भी एक मुख्य वजह थी। अगर फ्रांसीसियों को अगर उनके देश से ज्यादा सहयोग मिल रहा होता तो शायद ही स्थिति कुछ और होती। लेकिन यूरोप में भी युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और ब्रिटिश के खिलाफ में, तो वो भी कई चीजें हैं देखने को, तो वो डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे लिखा है EI से, तो ई का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो किस गवर्नर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह यानी कि शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव के समय में, ठीक है, को बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए गए। रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करने के अधिकार जो हैं वो शाह आलम द्वारा लॉर्ड क्लाइव को दे दिए गए। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किस गवर्नर को के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव के समय में ब्रिटिश गवर्नर जो था लॉर्ड क्लाइव, इसके समय में शाह आलम द्वारा उड़ीसा, बिहार और बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिए गए थे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था, आई होप मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। और प्लीज कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सर बोलते हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज हाँ सर मत बोलिए, क्योंकि मैं भी आप ही के तरह हूँ, थोड़ा पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। कोई मिस्टेक रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हालांकि मैं कुछ मिस्टेक अपने तरफ से तो नहीं छोड़ता हूँ। तो कुछ हमने अच्छा खासा डिस्कस भी कर लिया। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सब आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो DF पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य का पतन, और इससे संबंधित जितने भी, केवल मैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जो हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में एज अ फ्रेंड, और आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लेना प्लीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।